हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभवमापी की वोल्टमीटर पर श्रेष्ठता। मतलब क्या है कि वोल्टमीटर के स्थान पर विभवमापी का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर क्यों होता है। हालांकि जनरली हम लोग घर वर पे जब मापन करते हैं तो वोल्टमीटर के द्वारा ही करते हैं, मगर विभवमापी का उस पर क्या महत्व है इस बारे में समझते हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, जैसे सेल है आपका और इस सेल का विद्युत वाहक बल EMF जब हम विभवमापी से मापते हैं तो होता क्या है, आपने देखा कि विभवमापी में जब हम सेल को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या प्राप्त करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति। तो जो शून्य विक्षेप की स्थिति है, शून्य विक्षेप की स्थिति, आपको मालूम है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, अर्थात उस समय परिपथ में किसी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो परिपथ में जब उस समय किसी प्रकार की कोई अन्य धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस समय जो भी EMF मापा जाता है, सेल का जो भी विद्युत वाहक बल मापा जाता है, वो उसका सबसे शुद्ध और सबसे वास्तविक मान होता है। अर्थात इससे शुद्ध मान निकालना शायद संभव ना हो। तो वोल्टमीटर के अपेक्षा विभवमापी ज़्यादा बेहतर है। इसका प्रथम कारण यही है कि जब हम विभवमापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं तो उस समय परिपथ में किसी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित ना होने के कारण EMF के वास्तविक मान का ही मापन होता है। अब इसका जो दूसरा कारण है उस दूसरे कारण पर हम बात करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका जो नंबर 2 कारण है, दूसरा नंबर कारण क्या है, आप देखते हैं कि जब आपको क्या करना होगा, वोल्टमीटर के द्वारा आप क्या करेंगे, EMF को मापेंगे तो उसमें वोल्टमीटर में जो आपके क्या बने होते हैं, खाने बने होते हैं, छोटे छोटे पैमाने बने होते हैं। तो आपको ये सुई कहाँ पर है वो मान मापना होता है, और खाने बहुत सूक्ष्म होने के कारण यदि थोड़ा सा भी असावधानी बरती जाए तो इसके मान को पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये सुई इन दोनों खानों के बीच में डिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में हम जब इसका मान पढ़ते हैं तो मान पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाती है, जबकि विभवमापी में मान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। विभवमापी में जो EMF मापा जाता है वो अविक्षेप स्थिति के द्वारा मापा जाता है। तो अविक्षेप स्थिति के द्वारा मापा गया जो मान होता है उसमें गलती की संभावना, त्रुटि की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा EMF के मापन में इसके पढ़ने में, इसके मान को पढ़ने में गलती की संभावना बहुत अधिक होती है। अतः स्पष्ट है कि यदि विभवमापी से क्या किया जाएगा, EMF मापा जाएगा तो EMF में त्रुटि बहुत ही कम, बहुत ही न्यून होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। इसका दूसरा कारण यह है कि वोल्टमीटर में हमें क्या होता है, विक्षेप पढ़ना होता है, जिसको पढ़ने में त्रुटि हो सकती है, परंतु विभवमापी में EMF का मापन अविक्षेप के द्वारा किया जाता है, अविक्षेप विधि से किया जाता है, इसलिए उसके मान में त्रुटि होने की संभावना बहुत
कम होती है, इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट है, जबकि उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो उपर्युक्त प्रश्न में देखिए हमें दिया क्या गया है, ईएमएफ का मान दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। दूसरा क्या दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, 0.4 ओम। और जो आपका सेल है, बैटरी है, उसके द्वारा हम अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए धारा के लिए फार्मूला क्या होता है, आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, I बराबर, जब विद्युत वाहक बल दिया हो तो I बराबर होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक, या कह सकते हैं I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, और ये विद्युत वाहक बल बैटरी के प्रारंभ में बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है, बटे में कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मतलब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और जिस परिपथ से बैटरी जुड़ी हुई है उस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध आपको इसने दे रखा है, बैटरी का विद्युत वाहक बल इसने दे रखा है। ठीक, R का मान यहाँ पर नहीं दे रखा है, और फार्मूले में R का मान जब तक रखेंगे नहीं हमारा काम बनेगा नहीं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसने हमसे बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा का मान नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा है, बैटरी से प्राप्त होने वाली अधिकतम धारा मतलब I max का मान पूछा है। तो I max, भाई आप सबने पढ़ा कि चालक में जब धारा प्रवाहित होगी तो चालक में क्या होता है, एक विशेष गुण होता है कि वो उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। रुकावट जितनी ज़्यादा होगी धारा को बहने में उतनी दिक्कत होगी और दूसरे सिरे तक पहुंचने वाली धारा का मान उतना ही कम होगा। तो धारा का मान अधिकतम कब होगा, जबकि रुकावट या अवरोध कम हो। कहाँ कम हो, जो परिपथ है परिपथ में, अर्थात परिपथ का जो प्रतिरोध है वो जितना कम होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो अब ये परिपथ का जो प्रतिरोध है कैपिटल R है ना, उसका न्यूनतम मान हम क्या ले सकते हैं, 0। तो जब इसका मान न्यूनतम लेंगे तो I का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या होगा, I बराबर हो जाएगा I max। तो देखिए क्या हो जाएगा, अतः I max बराबर क्या हो जाएगा, E और बटे में क्या आ जाएगा, R का मान 0 हो जाएगा, स्मॉल r। अब E का मान हम लोगों को दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, और बटे में R का मान 0.4। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0। 4 एकम 4, 4 तेई 12, 0। तो ये आप ध्यान दीजिए I max का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 एम्पियर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 10 वोल्ट की कोई बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया है, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, स्मॉल r बराबर 3 ओम है। अब कह रहे हैं यदि इसे किसी प्रतिरोध के साथ क्या किया जाए, संयोजित कर दिया जाए। ठीक, तो प्रतिरोध के साथ संयोजित करने पर परिपथ में जो धारा प्राप्त होती है उस धारा का मान दिया हुआ 0.5 एम्पियर। तो कहने जो प्रतिरोध इसके साथ संयोजित किया गया है आप उस प्रतिरोध का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसे देखिए, अगर इसको बाई फिगर देखें तो ये आपका कोई सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो जाएगा, ये E है, और कह रहे हैं कि इस परिपथ में ये कोई प्रतिरोध कैपिटल R संयोजित किया जाता है। तो कैपिटल R जब संयोजित किया जाता है
तो यहाँ पर जो बहने वाली धारा का मान है, इसमें धारा का मान यदि 0.5 एम्पियर हो तो आपको इस कैपिटल R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैपिटल R का मान ज्ञात करना है, स्मॉल r का मान दिया, I का मान दिया है, E का मान दिया है। तो आप देखिए E और I और स्मॉल r कैपिटल R में संबंध पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले प्रश्न से आप नोट कीजिए कि आपको क्या दिया है, उसके बाद में आप ये देखिए कि आपको क्या ज्ञात करना है, और जो दिया है और जो ज्ञात करना है उनमें संबंध क्या। तो 3 स्टेप ध्यान दीजिए। पहला स्टेप, आपने जो प्रश्न लिख रखा है उस प्रश्न में आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले आप जो दिया है उसे नोट करेंगे। नंबर 2 में देखेंगे कि आपको ज्ञात क्या करना है, और नंबर 3 में क्या करेंगे, जो दिया है और जो ज्ञात करना है उनमें संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, वो आपको ध्यान देना है। तो ई आई आर और आर में संबंध अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल R प्लस क्या होता है, स्मॉल r। तो यहाँ से हमें मान कैपिटल R का निकालना, तो ये जो बटे में है इसे इधर गुणे में ले आइए। तो R प्लस स्मॉल r बराबर, ये I गुणे में था तो ये बटे में चला जाएगा, तो जाएगा E अपॉन क्या हो जाएगा, I। अब E का मान देखिए कितना दिया है, वो है 10 वोल्ट, और बटे में I का मान कितना दिया, 0.5। तो ध्यान दीजिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 100, और 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैपिटल R का मान हमें निकालना है, स्मॉल r का मान हमें 3 ओम दे रखा है, और टोटल कितना दे रखा है, 20। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3, तो कैपिटल R बराबर आ जाएगा 17 ओम। तो जो प्रतिरोध हमने क्या किया था, संयोजित किया था परिपथ में, उस प्रतिरोध R का मान कितना आ गया, 17 ओम। अभी एक चीज़ हमें और ज्ञात करनी है कि जब ये परिपथ बंद होगा तो सेल की टर्मिनल वोल्टता कितना हो जाएगा, मतलब EMF तो हमें मालूम ही है ना। यहाँ पे EMF के बाद इसमें वोल्टेज कितना होगा इसके सिरों पर, तो इसके सिरों के बीच वोल्टेज, इसके सिरों के बीच वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो टर्मिनल विभवान, सॉरी टर्मिनल वोल्टता पे ध्यान दीजिए, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या फार्मूला होता है, I इंटू R। अब देखिए जब ये खुलेगा परिपथ क्या होगा, बंद होगा, तो धारा इससे होकर गुजरेगी, तो जब धारा R से होकर गुजरेगी तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर होगा I इंटू कैपिटल R। I का मान 0.5, कैपिटल R का मान 17, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 8.5, और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो ये हमारी आ जाएगी टर्मिनल वोल्टता। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न क्या होता है, खत्म होता है। जल्द ही हम हाजिर होंगे अपने अगले लेक्चर के साथ में, जिसमें हम अन्य क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।